गुड आफ्टरनून भैया। बहुत 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 सारा स्वागत आपका। अब तो सीए इंटर में आ चुके हैं और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सीए इंटर की जोरदार तैयारी करने वाले हैं। ठीक है। और वाकई सीए फाउंडेशन को अब आप जब इस लेंदीएस्ट पेपर ऑफ सीए फाउंडेशन में जब आपने निकाला है तो वाकई वो तूफानों से कश्ती निकालने के लिए के जैसा ही था बच्चों। ठीक है। चलिए, मैं हूं आपका दोस्त सी एस श्रेयांश जैन बच्चों, और हैव बीन एसोसिएटेड विद सी ए विद रिस्पेक्ट टू फास्ट। मतलब इट इज ऑलमोस्ट 7 years, 7 साल हो चुके हैं मुझे। और आई हैव बीन टेकिंग सी ए फाइनल, सी ए इंटर, सी ए फाउंडेशन। आई एम ऑल्सो फैकल्टी ऑफ सी एस प्रोफेशनल, सी एस एग्जीक्यूटिव। ठीक है। और बच्चों, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लॉ, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। 100 मार्क का ये पेपर बच्चों। ठीक है। अब इससे ज़्यादा तो मैं अपने बारे में क्या ही बताऊं। चलिए शुरू करें, सब्जेक्ट के बारे में शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है। ये सब्जेक्ट जो कि क्या होने वाला है बच्चों, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। ठीक है। ये सब्जेक्ट डिवाइड होगा 2 हिस्सों में। एक हिस्सा है कॉर्पोरेट लॉ और दूसरा हिस्सा है दोस्तों अदर लॉज। कॉर्पोरेट लॉज जो फर्स्ट पार्ट है आपका, इट वुड कवर 70 मार्क्स। 70 मार्क का हिस्सा बच्चों कॉर्पोरेट लॉ से आने वाला है, और जो 30 मार्क्स रिमेनिंग है, इट वुड बी पार्ट 2 ऑफ योर मॉड्यूल। ठीक है। देखा जाए वाकई बहुत स्मार्टली अगर अंडरस्टैंड करें इस बात को, तो इन 30 मार्क्स में यू विल फाइंड दैट देयर आर ओनली 3 चैप्टर्स। सिर्फ 3 ही चैप्टर हैं या 3 ही लॉ हैं या 3 सब हिस्से हैं, पार्ट्स हैं जिसके बारे में बात करने वाले हैं। तो स्मार्टली तो हमें यही पढ़ना चाहिए सबसे पहले। ठीक है। बट अगर मैंने कॉर्पोरेट लॉ वाले चैप्टर्स नहीं पढ़े और एटलीस्ट कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा, तो बच्चों इन चैप्टर्स को समझना रिलेटिवली मुश्किल होगा। इसलिए कहीं ना कहीं बच्चों हम लोग पहले कहाँ से शुरू करने वाले हैं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट लॉ, दैट इज 70 मार्क का पोर्शन। और उसके बाद अपन बात करने वाले हैं बच्चों 30 मार्क के पोर्शन की। ये बात ध्यान रखिए। ठीक है। तो 70 विच वुड कंसिस्ट ऑफ कंपनी लॉ एंड एलएलपी, ये दोनों बेसिक तो आपने पढ़ लिए सीए फाउंडेशन में। सीए फाउंडेशन में बेसिक तो हम लोग पढ़ चुके हैं सर, वो वापस डेफिनेटली बच्चों वो तो रिपीट हो गई। लेकिन हाँ, ये अदर लॉ वाला जो हिस्सा है ये बच्चों 100% आपके लिए नया होगा। और ह्यूज लर्निंग, मतलब देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। जनरल क्लॉजेज एक्ट, कैसे लॉ को पढ़ा जाता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, कैसे इंटरप्रिटेशन करना है किसी लॉ का, और फेमा मतलब एज अ करियर, मतलब इन बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। फेमा में एक बहुत 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 बेहतरीन और ह्यूज करियर है, तो ध्यान रखिएगा। इसको बहुत अच्छे से कवर करना है अपने को। ठीक है। जब मैं बात करूं 70 और 30, ये दो तो ठीक है। कंपनी लॉ में हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो अराउंड इट वुड बी 11 चैप्टर्स जो हम कंपनी लॉ में कवर करेंगे। जो 70 मार्क का हिस्सा है उसमें कंपनी लॉ 11 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और एलएलपी का एक चैप्टर। तो इन टोटल देयर आर 12 चैप्टर्स टू बी कवर्ड फॉर द पर्पस ऑफ 70 मार्क्स। एंड फॉर द पर्पस ऑफ 30 मार्क्स वी आर सपोज टू कवर ओनली 3 चैप्टर्स। 3 चैप्टर ही है भाई, तो बस गदर मचा देंगे दोस्तों। ठीक है। बहुत तगड़ा स्कोर करना है, और न सिर्फ स्कोर बच्चों पढ़कर आएगा बल्कि अच्छी से अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस करके आएगा, और उस पर भी अपने को फोकस करना है। ये 100 मार्क का पेपर वुड कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शंस। वन इज डिस्क्रिप्टिव, दैट इज 70 मार्क्स, एंड एमसीक्यू, दैट वुड बी 30%। ठीक है। तो सर 70 में भी 30% एमसीक्यू होगा, बिल्कुल सही, और 30 में भी 30% बिल्कुल एमसीक्यू होगा, 100%। दोनों का 70% वुड बी इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड 30% वुड बी इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। ठीक है। और एमसीक्यू सबसे अच्छी खासियत यही है, मार्क्स
अगर अच्छे से आता है तो फिर मार्क्स जाएंगे नहीं। करेक्ट है। तो बहुत स्कोरिंग है एज कंपेयर टू सर सीए फाउंडेशन के लॉ से भी ज्यादा स्कोरिंग है। हाँ क्यों? क्योंकि सीए फाउंडेशन में तो 100% इट वाज डिस्क्रिप्टिव। बोलो, तब वहां पर आपको टाइम फाउंडेशन भी है, वहां पर टाइम कम ही पड़ गया पेपर में, बहुत सारे बच्चों को कम पड़ गया। बट ये वाला प्रॉब्लम सीए इंटर में फेस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू का 30% पोर्शन 30 मार्क का तो हम तड़ निपटा देंगे। कैसे? तड़। तो यहां थोड़ा सा रिलेटिवली टाइम जो कहीं ना कहीं सीए फाउंडेशन लॉ में प्रॉब्लमेटिक था, वो प्रॉब्लम सीए इंटर में नहीं होनी चाहिए रिलेटिवली। पर आईसीएआई का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, वो यहां पर भी लेंथी बना दे तो बात अलग है, बट रिलेटिवली अगर देखा जाए तो चांसेस नहीं है बच्चों। तो यहाँ टाइम वाला जो प्रॉब्लम है वो अपने को फेस नहीं करना है, वो फेस नहीं करना है, ये प्रॉब्लम अपन रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो 70 30 दो पार्ट्स, एमसीक्यू 30%। करेक्ट है। 70 में देर आर टू बेसिक एक्ट्स जो अपने को डील करने हैं, वो है कंपनीज एक्ट और वो होगा अनदर वन इज एलएलपी एक्ट। ठीक है, 2008, कंपनीज एक्ट 2013। अब सर व्हाट वुड बी दी मेथोडोलॉजी? मेथोडोलॉजी क्या होगी भैया, हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं? अब हमारे अमित भाई का तरीका अलग है और हमारे ओजी, मैं भी ओजी हूँ लेकिन हाँ, सार्थक भैया, सार्थक सर का तरीका अलग है। और मैडम तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें तो तड़ ही है मामला। तो हर एक फैकल्टी का देयर इज अ डिफरेंट वे टू कवर दी सब्जेक्ट्स, बिकॉज सब्जेक्ट भी बच्चों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो मेजर जो मेथोडोलॉजी होगी इस सब्जेक्ट को कवर करने की बच्चों, वो होगी, हम दो बातों पर बहुत फोकस करेंगे। वो है नोट्स इन राइटिंग। हम डेली बेसिस पर बच्चों नोट्स बनाएंगे। ठीक है, बिकॉज एट दैट टाइम इट बिकम्स वेरी मच टिपिकल टू रिमेंबर एवरीथिंग। उस समय रिटेंशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक तो वो बड़ी प्रॉब्लम आती है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है बच्चों कि अगर हम क्लास में लिखते हैं तो एक डेफिनेटली एक टीचर की लैंग्वेज आप कॉपी में लिख रहे हो, तो वो आपकी थोड़ी सी हैबिट डेवलप होती है कि हमें इस तरह की लैंग्वेज यूज करनी है ना। तो ध्यान रखिएगा, डेफिनेटली यू विल बी गिवन अ मटेरियल फ्रॉम आवर साइड, पर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम बहुत अच्छे से कॉपी मेंटेन करें, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले हमारी बहुत अच्छी मदद हो, हम बहुत अच्छा लिख पाए आंसर। ठीक है, तो नोट्स वन थिंग दैट वी विल इंश्योर इज इन राइटिंग। ठीक है, और मेरी मानो तो वाकई लॉ को अगर बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो आपको बच्चों ये तरीका अपनाना ही पड़ेगा कि आपको बोर्ड पर पढ़ना पड़ेगा। इस पर बोर्ड पर आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब एवरीथिंग टू बी मेंशन ऑन दी। हर एक फैकल्टी का जो डिफिकल्ट मतलब जो डिफिकल्ट पोर्शन होता है लॉ के, उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि बोर्ड पर आप उसे लिखिए। ठीक है, सीधे जाती है दिमाग में, सीधे बात। और दूसरा तरीका जो अपने को यूज करना है वो है डेली रिवीजन। सर डेली रिवीजन इन द सेंस, मैं नेक्स्ट क्लास में पहले वो कवर करूंगा जो मैंने लास्ट क्लास में कवर किया है। इसका मतलब आपको बच्चों हर रोज लास्ट डे जो भी मैंने कवर किया है वो मैं पहले रिवाइज करूंगा एंड देयर आफ्टर वी विल मूव। करेक्ट, जिससे क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा रिटेंशन और बढ़ेगा टुवर्ड्स द। तो जो सीए इंस्टीट्यूट मतलब सीए स्टूडेंट्स को जो कहीं ना कहीं खौफ, भय, डर होता है ना बच्चों लॉ सब्जेक्ट से, वो अपन डेफिनेटली बच्चों को ओवरकम कर देंगे। ठीक है, बहुत 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 लर्निंग है डेफिनेटली, क्योंकि बच्चों बिंग एन ऑडिटर, बिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनीज एक्ट अगर अच्छा नहीं है तो ऑडिट अच्छी नहीं है, प्रैक्टिकली देखा जाए, है ना। अकाउंट्स का भी सीधा सीधा कनेक्शन कंपनी लॉ से है बच्चों। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें कि इसको इक्वली पढ़ाई करनी है, इक्वली टाइम देना है ना, बहुत अच्छे से रेगुलर बेसिस पर। कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन रहेगी बच्चों तो आपको इस सब्जेक्ट में स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है टू कवर अप वो है बच्चों कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो डेली का डेली बेसिस पर पढ़ना बच्चों, ये आपकी आदत बना लेनी है। क्लियर है ये मेरी बात? बताएं बच्चों। ठीक है, अब क्या शुरू कर सकते हैं?
अब बढ़ सकते हैं आगे। चलिए सब्जेक्ट की और बच्चों बढ़ रहे हैं आगे। बताएं सबसे पहले कंपनीज इन जनरल क्या होती है, इन जनरल क्या होती है, और हाउ मेनी कंपनीज आर देयर इन इंडिया। इन इंडिया में अगर हम बात करें तो कितनी कंपनीज हमें देखने को मिलती हैं। अगर बिंग रजिस्टर्ड कंपनी, बिंग स्टेचरी कंपनी या फॉरेन कंपनी की बात करें तो हम कंपनी मानते किसे हैं? देखो बच्चों ये बेसिक बात सीए फाउंडेशन में भी आपको पढ़ाई गई थी दैट इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। कंपनी कुछ और है ही नहीं बच्चों, ये कुछ लोगों की एसोसिएशन है जो मिलकर काम करना चाहती है। क्या करना चाहती है? मिलकर काम करना चाहती है। ठीक है, पर सर ये इस तरह की एसोसिएशन इंडिया में हमें कितनी तरह की मिलेंगे? ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों कंपनीज एक्ट की। अभी अपन इन बेसिक ही बात कर रहे हैं कि साहब कंपनी है क्या, व्हाट इज कंपनी। तो इट इज एन एसोसिएशन of person who are like minded मतलब with the same thought, सब मिलकर एक ही काम करना चाहते हैं, वो कंपनी है। ठीक है, और सर अगर ये बातचीत करें कि इंडिया में कितनी तरह की कंपनी वर्किंग में है बच्चों, इन इंडिया यू विल फाइंड देर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 3 तरह की कंपनीज आपको मिलेंगी बच्चों। ठीक है, वो है फर्स्ट दैट इज रजिस्टर्ड कंपनी। सेकेंड वन यू विल फाइंड इन इंडिया दैट इज स्टेशनरी कंपनी, एंड थर्ड वन इन इंडिया यू विल फाइंड फॉरेन कंपनी। तो सर हम जो कंपनीज एक्ट में पढ़ने वाले हैं सर इतने सारे सेक्शंस हैं। कितने सारे सेक्शन है? 1 to 148 अंडर कंपनीज एक्ट, इसके अलावा 379 to 393। तो ये जो भी हम सीखेंगे, जो भी हम करेंगे, ये कौन सी कंपनी के लिए? सबसे पहले इन्हें समझ लें कि ये कंपनी होती क्या है। उसके बाद मैं बात करूंगा बच्चों की कंपनीज एक्ट में हम जो सीखने वाले हैं वो कौन सी कंपनी के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? गेटिंग इट? जो भी हम कंपनीज एक्ट में सीखने वाले हैं ये इन तीनों में से कौन सी कंपनी के लिए अप्लीकेबल होगा, ये बात जानना है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये 3 तरह की कंपनियां होती कौन कौन सी है। अगर ये समझ लिया तो काम हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले व्हाट इज रजिस्टर्ड कंपनी? ऐसी कंपनी बच्चों जो रजिस्टर्ड हुई कहां पर? under Companies Act 2013, which are registered under Companies Act 2013 or in any previous law। जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हुई या फिर प्रीवियस लॉ में, दैट इज रजिस्टर्ड कंपनी। तो एक ऐसी एसोसिएशन जिन्हें हमने कंपनीज एक्ट 2013 में या उसके प्रीवियस लॉ में रजिस्टर कर दिया। अब प्रीवियस लॉ मतलब there are number of laws which were earlier to Companies Act 2013। Companies Act 2013 आने से पहले कई लॉ थे बच्चों, जैसे Companies Act 1956, it was a previous law। सर Companies Act 1956 के पहले भी कोई लॉ था क्या? Yes, it was there, Companies Act 1913। सर उससे भी पहले था? हाँ, Companies Act 1882, और उससे भी पहले था, ठीक है, बट 1866 पर अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर एक कंपनी रजिस्टर्ड हो जाए कंपनीज एक्ट 2013 में या फिर किसी भी प्रीवियस लॉ में, वेदर इट इज कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज एक्ट 1882, तो उसे हम रजिस्टर्ड कंपनी, वी विल कॉल इट एज अ रजिस्टर्ड कंपनी। सर दूसरी कंपनी दैट वी कैन फाइंड इन इंडिया इज स्टेशनरी कंपनी।
The second company that we can find in India is a stationery company. Stationery company भी इंडिया में अवेलेबल है. Then what is a stationery company, sir? स्टेशनरी कंपनी होती क्या है? ऐसी कंपनीज बच्चों जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड नहीं है. दे आर मेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. कौन सी कंपनीज? कंपनीज विच आर formed or established under special act of parliament. Under special act of parliament. These are statutory corporations. सर कुछ एग्जांपल दे देंगे सर जो स्टेचुरी कॉर्पोरेशन के रूप में क्या है? फॉर्म्ड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जैसे LIC, जैसे ICAI itself, जैसे SBI. दे आर हैविंग देयर ओन एक्ट जिनमें ये बनी है बच्चों. तो इस तरह की भी कंपनीज इंडिया में होती हैं. तो फर्स्ट कंपनीज विच वी फाइंड इन इंडिया इज रजिस्टर्ड कंपनी. Second company that we find in India is stationery company. And third company that we find in India is foreign company. सर इसके अलावा कोई और कंपनी मिलेगी? रजिस्टर्ड फॉर्म में कोई भी कंपनी नहीं मिलेगी, या एस्टेब्लिश फॉर्म में कोई कंपनी आपको नहीं मिलेगी. सिर्फ 3 ही कंपनियां इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, विच वुड बी नोन एज कंपनीज. फॉरेन कंपनीज क्या होती हैं? विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. जो कहां बनी बच्चों? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. रादर आप चाहें तो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया भी करते हैं. मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड नहीं है, या 1956 या प्रीवियस लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, वो इंडिया के बाहर लॉ में रजिस्टर्ड. इट कुड बी रजिस्टर्ड इन दी लॉ ऑफ अमेरिका, कंपनीज एक्ट ऑफ अमेरिका, यूके, किसी भी कंट्री में, बट हैज एस्टेब्लिश्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. और उसने इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस सेटअप किया एंड कैरी ऑन इट्स एक्टिविटीज. चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे मैकडी हो, KFC हो, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, इंडिया के बाहर बनी, बट दे कैरी ऑन द बिजनेस इन इंडिया. नॉट नेसेसरी टू बी फिजिकल. अगर इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं तो भी वो फॉरेन कंपनी. तो बताइए मुझे, जिस कंपनीज एक्ट को अपन समझने वाले हैं, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, वो इनमें से कौन सी कंपनी पर लगेगा? फिर उसके बाद बात करते हैं बच्चों कि कंपनीज एक्ट में अपने को किस तरह से आगे. ठीक है, तो ध्यान रखें बच्चों, जो हमारे सिलेबस में है 70 मार्क्स में, उसमें 12 चैप्टर्स है. हाउ मेनी? 12 चैप्टर्स, जिसमें से 11 चैप्टर्स किससे रिलेटेड है बच्चों? कंपनीज से रिलेटेड है, जो कंपनीज एक्ट में दी. ठीक है, तो प्रश्न सबसे पहले ये आता है कि मेरा कंपनीज एक्ट जिसको मैं पढ़ने वाला हूं अंडर कॉर्पोरेट लॉ पोर्शन 70 मार्क्स में 1 to 148, 379 to 390, करेक्ट है? वो इनमें से कौन सी कंपनी पर लगेगा? क्योंकि अगर मैंने सीख लिया तो मुझे पता तो होना चाहिए कि इसके प्रोविजंस, चाहे वो जनरल मीटिंग्स के प्रोविजंस हो, चाहे वो इनकॉर्पोरेशंस के प्रोविजन हो, चाहे वो IPO FPO के प्रोविजंस हो, चाहे वो मेंबरशिप के प्रोविजंस हो, ऑडिटर के प्रोविजंस हो, डिविडेंड के प्रोविजंस हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के प्रोविजंस हो, वो कौन सी कंपनी पर लगने वाले? ध्यान रखना बच्चों,
कंपनीज एक्ट इज अप्लीकेबल टू रजिस्टर्ड कंपनीज, applicable to registered companies. कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड कंपनियों पर लगेगा। तो मैं जो भी बात करूंगा, अगर मैंने बोल दिया कंपनी को ये करना है, तो डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट दोज कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड। मेरी बात समझ में? तो सर व्हाट अबाउट स्टेचुरी कॉर्पोरेशंस जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनती है, जैसे LIC है, ICAI है, SBI है, ICSI है, तो बताइए सर वो कौन सी, क्या इन पर कंपनीज एक्ट लगेगा? वेदर विल इट बी अप्लीकेबल? ध्यान रखिएगा, नॉट अप्लीकेबल अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट सो नोटिफाई। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ना नोटिफाई करते बच्चों, तब तक स्टेचुरी कॉर्पोरेशंस पर कंपनीज एक्ट नहीं लगता। सर कोई स्टेचुरी कॉर्पोरेशंस जिनको नोटिफाई किया गया, उदाहरण के लिए FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसको नोटिफाई किया, उस पर कंपनीज एक्ट 2013 लगता है। मेरी बात समझ में? तो वैसे तो स्टेचुरी कॉर्पोरेशंस पर कभी कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा। जो भी प्रोविजन अपन कंपनीज एक्ट में पढ़ने वाले हैं, दे विल नेवर बी एप्लीकेबल ऑन statutory corporations, but if central government has notified such statutory corporations, तो उन पर फिर कंपनीज एक्ट लगेगा, ठीक है। देन सर व्हाट अबाउट फॉरेन कंपनी? फॉरेन कंपनी पर बच्चों जो इंडिया के बाहर बनी है डेफिनेटली, तो उन पर इंडिया के बाहर का ही लॉ लगता है, हमारा कंपनीज एक्ट नहीं लगता। बट देयर आर सर्टन प्रोविजंस जो कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखे हैं, 2013 में दे रखे हैं, विच आर अप्लीकेबल टू सच, जो आपको सेक्शन 393 मतलब 379 से लेकर 393 तक, ठीक है। ऑल्दो ये ऐसा कहना चाहिए, ओनली सर्टन सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज जो चैप्टर है 379 टू 390 आर अप्लीकेबल। सिर्फ और सिर्फ बच्चों 379 टू 393 ही अप्लीकेबल होंगे, और कुछ अप्लीकेबल है ही नहीं। और ये हमारे सिलेबस में भी है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। CA फाइनल में जब लॉ हुआ करता था, तब मैं पढ़ाया करता था बच्चों, और इस चैप्टर का वेटेज हुआ करता था 2 क्वेश्चन ऑल अराउंड, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन कभी कभी आ भी जाते थे, एक तो आता ही था, 2 भी आ जाते थे। तो उसका वेटेज इतना है कि ICAI ने जब CA फाइनल से लॉ हटाया, तो इस चैप्टर को उठाकर कहाँ रख दिया? CA इंटर में कर दिया। मतलब देयर आर सर्टेन चैप्टर्स, जैसे फेमा भी ऑल्सो वाज देयर इनटू CA फाइनल, पर उसको CA इंटर में लेके आ गए सिलेबस में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आती है बच्चों? बोलो, ठीक है। तो आज से अगर अपन बात करें कि कंपनीज एक्ट किस पर अप्लीकेबल होने वाला है, किन पर कंपनीज एक्ट अप्लीकेबल होने वाला है, तो मुझे एक बात बहुत क्लियर, पहले से ही क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैंने बोला कि कंपनी को डिविडेंड पे करना है, अगर मैंने बोला कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट विच वन? रजिस्टर्ड कंपनी। कंपनीज एक्ट में मैं जो भी पढ़ने वाला हूं, वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनी के लिए पढ़ना। स्टेचुरी कॉर्पोरेशन जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई ना करे तब तक काम करे। फॉरेन कंपनीज, देयर आर ओनली सम प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, ठीक है। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर अंडर कंपनीज एक्ट? इनैक्टमेंट के समय 470 सेक्शन, 470 सेक्शंस डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स, 7 शेड्यूल है कंपनीज एक्ट। कितने? 470 सेक्शंस backed by 7 schedules, and these 470 sections are divided into 29 chapters, although अपने सिलेबस में इतना नहीं है। तो ये कंपनीज एक्ट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बच्चों? रजिस्टर्ड कंपनी के लिए। और फॉरेन कंपनीज बच्चों ओनली सर्टेन प्रोविजंस। बात समझ में? क्या ये बात क्लियर है? तो कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन।
और इस तरह की एसोसिएशन इंडिया में कितनी मिलती है? 3 तरह की। कोई भी ऐसी कंपनी यू विल नॉट फाइंड जो इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रही है। इन तीनों में से एक कैटेगरी में जरूर जाएगी। इधर इट वुड बी अ फॉरेन कंपनी, इट वुड बी अ स्टेशनरी कंपनी, और इट वुड बी अ रजिस्टर्ड कंपनी। देयर कैन नॉट बी एनी पॉसिबिलिटीज। वो फिर कंपनी नहीं होगी, भले नाम से अपन कुछ भी पुकारते हैं, ठीक है, वो कंपनी नहीं होगी। कंपनी सिर्फ 3 ही तरह की है, रजिस्टर्ड, स्टेशनरी और फॉरेन। ये बात ध्यान रखना। अब वी आर टॉकिंग अबाउट ये कंपनीज एक्ट जो अप्लीकेबल होगा बच्चों, ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनीज पर, जिसको हमें पढ़ना है, इसके बारे में कुछ बातें कर लें कि कंपनीज एक्ट 2013 है क्या। ठीक है, एक ऐसा एक्ट बच्चों विच कवर 470 सेक्शंस। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? 470 divided into 29 chapters. ठीक है, 29 should be written as in Roman. 29 chapters and there are 7 schedules. How many schedules? 7 schedules which are given in the Companies Act. ये हमें कंपनीज एक्ट में बताया गया। पर क्या सर सारे के सारे सेक्शंस हमारे सिलेबस में? नहीं नहीं नहीं, इतना थोड़ी पढ़ना है, बहुत आसान है। सर कैसे? इनिशियल बच्चों 1 to 148 सेक्शंस, in your syllabus, and thereafter 379 to 393 sections. ये कंपनीज एक्ट में अपने को पढ़ने हैं बच्चों, ठीक है। तो सर ये तो बहुत कम हो गया, कम तो नहीं बोलेंगे बट हाँ बैलेंस्ड है। बहुत ज़्यादा भी कंपनीज एक्ट आपको नहीं पढ़ाया जा रहा। एक अच्छा खासा पोर्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, बोर्ड मीटिंग का, केएमबीज का नहीं है आपके सिलेबस में, जो सीए फाइनल में हुआ करता था। बट हाँ रिलेटिवली बैलेंस्ड अप्रोच है, जो बहुत काम की चीज़ें हैं वो आप सब सीख जाएंगे बच्चों। और थोड़ा बहुत हिस्सा आपको जब सीए फाइनल में सेल्फ प्लेस मॉड्यूल में कवर करना है, तो रिमेनिंग पोर्शन आप वहां कवर कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये पोर्शन हमें कंपनीज एक्ट में कवर करना है। तो आप 2 बातें समझ गए कि इंडिया में कितनी तरह की कंपनीज अवेलेबल है बच्चों। हाउ मेनी कंपनीज आर देयर इन इंडिया? रजिस्टर्ड, स्टेचुरी कॉर्पोरेशंस एंड फॉरेन कंपनी। और हमारा कंपनीज एक्ट इनमें से किन पर लगेगा? रजिस्टर्ड कंपनीज। सर स्टेचुरी कॉर्पोरेशंस पर लगेगा? नहीं लगेगा, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई। एंड थर्ड, फॉरेन कंपनीज पर लगता तो है, बट देयर आर ओनली लिमिटेड प्रोविजंस व्हिच आर एप्लीकेबल। देयर आर ओनली लिमिटेड प्रोविजंस व्हिच आर एप्लीकेबल। बात समझ में आती है? बोले बच्चों। अब हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों रजिस्टर्ड कंपनीज पर, बिकॉज हम जो पढ़ने वाले हैं वो सब रजिस्टर्ड ही है। क्योंकि कंपनीज एक्ट अप्लीकेबल किस पर है? रजिस्टर्ड कंपनीज पर। तो सर रजिस्टर्ड कंपनीज होती क्या है ये तो मैं बता चुका हूं, पर होती कितनी प्रकार की है और ये क्यों है, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। तो रजिस्टर्ड कंपनीज बच्चों दैट टू विच कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 तरह की होती हैं बच्चों। एक होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी। इंडिया में हर एक रजिस्टर्ड कंपनी या तो प्राइवेट है या पब्लिक में से एक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू बी रजिस्टर्ड कंपनी विदाउट बीइंग प्राइवेट और पब्लिक। जब भी एक कंपनी को आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में से एक कंपनी को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये बात तय है।
यही कंपनी जो आपने क्या बना दी बच्चों, प्राइवेट या पब्लिक, यही कंपनी दैट यू हैव इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट और यही कंपनी बच्चों एट द सेम टाइम shall be decided to be limited by shares, limited by guarantee और अनलिमिटेड कंपनी। ऐसा नहीं है कि अपन ये डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक बेसिक डायग्राम बना रहे हैं कि रजिस्टर्ड कंपनी जिस पर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होने वाला है वो कंपनियां कितने प्रकार की होगी बच्चों। तो पहला बाइफरकेशन अगर किसी कंपनी को लेकर आपको करना है बच्चों, तो मेक इट एज या तो प्राइवेट या पब्लिक। सर क्या ओपीसी इसमें शामिल होगी? हाँ बच्चों, इंक्लूडिंग ओपीसी। ठीक है, ओपीसी भी बच्चों क्या है, प्राइवेट ही है। तो ओपीसी को प्राइवेट में ही कवर करना है, अलग से कवर नहीं करेंगे। तो हर कंपनी पहले सिलेक्ट होती है या तो प्राइवेट या फिर पब्लिक। प्राइवेट में आपके पास फिर से चॉइस है कि आप चाहें तो ओपीसी बनाएं या अदर देन ओपीसी। पहला बाइफरकेशन तो प्राइवेट पब्लिक में से एक। अगर आपने प्राइवेट पब्लिक में से एक को सिलेक्ट कर लिया तो फिर आपको शैल बी इन तीनों में से एक को आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। मतलब इट इज नॉट पॉसिबल कि एक कंपनी जो हम प्राइवेट या पब्लिक के रूप में रजिस्टर करवाना चाहते हैं बच्चों वो कैसी हो, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड के अलावा, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब शैल बी वन अमंग द थ्री। इन तीनों में से एक जरूर होनी चाहिए बच्चों, इन तीनों में से एक जरूर होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। पॉसिबल ही नहीं है। बताओ, या तो लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड। तो सर सीए फाउंडेशन में जो मैंने कंपनी बनाई कौन सी, प्राइवेट, या मैंने बनाई पब्लिक, एज द केस मे बी सीए फाउंडेशन। तो सर हम तो सेकंड और बाइफरकेशन करते थे कि एक कंपनी प्राइवेट भी एक पब्लिक कंपनी भी है, उसके बाद लिमिटेड बाय शेयर्स बाय गारंटी। नहीं नहीं, कंपनियां होती नहीं इतने प्रकार की, कंपनियां सिर्फ दो ही प्रकार की है, या तो प्राइवेट या पब्लिक। उसके बाद आप बच्चों चूज करते हो कि या तो मैं उसे लिमिटेड बाय शेयर्स रखता हूं या लिमिटेड बाय गारंटी या। तो हर एक रजिस्टर्ड कंपनी प्राइवेट पब्लिक इंक्लूडिंग ओपीसी बिंग अ प्राइवेट में से एक होगी। उसके बाद लिमिटेड बाय शेयर्स बाय गारंटी या अनलिमिटेड में से जो आपने चूज कर ली वो भी होगी। और बच्चों यही कंपनी इफ सेटिस्फाई कंडीशंस, इफ सेटिस्फाई कंडीशन किसकी, ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, then shall also be the same। अगर इन कंपनियों की ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, प्राइवेट या पब्लिक, जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स बनी या लिमिटेड बाय गारंटी बनी या फिर कैसे बनी बच्चों, अनलिमिटेड के रूप में बनी, कोई भी बनी, अगर ये कंडीशन पूरी करती हैं, कौन सी कंडीशन, पहली, अगर स्मॉल कंपनी की कंडीशन पूरी करेंगे तो साथ में क्या हो जाएगी, मतलब स्मॉल कंपनी बनने के लिए भी पहले क्या होना जरूरी है, प्राइवेट पब्लिक में से एक, करेक्ट, लिमिटेड बाय शेयर्स बाय गारंटी अनलिमिटेड में से एक, करेक्ट, और फिर उसके बाद आपको स्मॉल कंपनी की जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो पहले तो आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है, उसके बाद लिमिटेड बाय शेयर्स बाय गारंटी अनलिमिटेड में होना जरूरी है, उसके बाद स्मॉल कंपनी की जो कंडीशन है वो आपको पूरी करना है। अगर एट द सेम टाइम आप वो कंडीशन भी पूरी करते हैं बच्चों तो आप क्या बन जाओगे, स्मॉल भी बन जाओगे। अगर आप एट द सेम टाइम होल्डिंग कंपनी की कंडीशन पूरी कर रहे हैं तो आप होल्डिंग भी बन जाओगे।
एट द सेम टाइम आप सब्सिडरी कंपनी की कंडीशन पूरी कर रहे हैं तो आप सब्सिडरी कंपनी भी बन जाओगे। मेरी बात समझ में आती है? एक कंपनी जो प्राइवेट पब्लिक में से एक है इंक्लूडिंग ओपीसी, बाय शेयर्स बाय गारंटी अनलिमिटेड में से एक है, वही कंपनी बच्चों क्या होती है? अगर स्मॉल की कंडीशन पूरी करे तो स्मॉल। वही कंपनी अगर होल्डिंग की कंडीशन पूरी करे तो होल्डिंग। इसका मतलब समझिएगा कि मैं एक ही हूं, ठीक है? शादी के बाद आई बिकेम हस्बैंड, बिटिया हुई तो आई बिकेम फादर, पर पर्सन एक ही है। पर जितनी जितनी वो कंडीशन पूरी करते चला जाता है, कुछ स्टूडेंट मिले तो एट द सेम टाइम आई बिकेम टीचर, बोलो तो कंपनी एक ही है प्राइवेट पब्लिक में से एक, जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स बाय गारंटी या अनलिमिटेड में से एक जरूर होगी। उसके बाद अगर वो कंडीशन पूरी करती हैं इनकी, तो एट द सेम टाइम वही कंपनी स्मॉल भी हो जाएगी, वही कंपनी होल्डिंग भी हो जाएगी, वही कंपनी सब्सिडरी भी हो जाएगी, वही कंपनी फिर एसोसिएट भी हो जाएगी। मेरी बात समझ में आती है? वही कंपनी फिर गवर्नमेंट कंपनी भी हो जाएगी, वही कंपनी फिर फर्दर बाइफरकेट की जा सकती है। अगर कंडीशन पूरी करे तो निधि कंपनी हो जाएगी, कंडीशन पूरी करे तो डॉर्मेंट कंपनी हो जाएगी, सेक्शन 8 कंपनी हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बताओ एग्जैक्टली कंपनीज कितने प्रकार की है? अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? रजिस्टर्ड कंपनीज की, बिकॉज वी आर मोर कंसर्न विद द कंपनीज एक्ट। अब हम किसके बारे में कंसर्न है? कंपनीज एक्ट। तो रजिस्टर्ड कंपनी सिर्फ और सिर्फ बच्चों कितने प्रकार की हुई? 2 ही प्रकार की, एक है प्राइवेट और दूसरी है पब्लिक। ये बात तय है बच्चों। ओपीसी भी प्राइवेट, उसके बाद वो क्या हुई? लिमिटेड बाय शेयर्स है, बाय गारंटी है या और यही कंपनी अगर कंडीशंस पूरी करेगी बच्चों तो एट द सेम टाइम वो सेक्शन 8 हो सकती है, एट द सेम टाइम वो गवर्नमेंट हो सकती है, एट द सेम टाइम वो डॉर्मेंट हो सकती है, एट द सेम टाइम वो सेक्शन 8 हो सकती है। जिसकी कंडीशन हम पूरी करते चले जाएंगे बच्चों, एट द सेम टाइम हम उनमें भी फॉल करते चले जाएंगे। मेरी बात समझ में आती? अगर हम इन्वेस्टमेंट कंपनी की कंडीशन पूरी करेंगे तो हम इन्वेस्टमेंट कंपनी हो जाएंगे। अगर हम इन्वेस्टी कंपनी की कंडीशन पूरी करेंगे या इन्वेस्टिंग कंपनी की कंडीशन पूरी तो हम इन्वेस्टिंग कंपनी, पर कंपनियां हैं यही। तो फिर सर लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? अगर यही कंपनी जो प्राइवेट है या पब्लिक है, बाय शेयर से, बाय गारंटी है या अनलिमिटेड है, अगर बच्चों ध्यान से सुनना, comply with the conditions or definition of listed company, then it is listed company as well. Otherwise, बताओ बच्चों ये कौन सी कंपनी होगी? इट वुड बी अनलिस्टेड। ठीक है, ये बाइफरकेशन है बच्चों आपका। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बच्चों। रजिस्टर्ड कंपनीज पर ही कंपनीज एक्ट अप्लीकेबल होगा। हम जो पढ़ने वाले हैं वो रजिस्टर्ड कंपनी के लिए। ये कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो बताओ बच्चों, 2 ही प्रकार की होती है, इट इज प्राइवेट और इट इज पब्लिक। ठीक है, ओपीसी भी क्या है? वास्तविकता में प्राइवेट ही है। यही पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी बाय शेयर्स बाय गारंटी अनलिमिटेड में से अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे
तो ये भी बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई करे। और लिस्टेड की कंडीशन सेटिस्फाई करे तो वही कंपनी लिस्टेड भी है। तो बताओ क्या लिस्टेड कंपनी हुआ जा सकता है कंपनीज एक्ट में? नहीं, जब तक आप प्राइवेट पब्लिक में से एक ना, लिमिटेड बाय शेयर्स बाय गारंटी अनलिमिटेड में से एक ना, और लिस्टेड कंपनी की कंडीशंस को पूरा नहीं करे, तब तक आप लिस्टेड कंपनी नहीं हो सकते। तो सबसे पहले होना यही है, ये बात बनती है अपने से। बताओ बच्चों, क्या यहां पर कोई डाउट आ रहा है तो बोलो। यहां तक कोई डाउट आया तो बताओ। पर सर मुझे एक बात बताओ, इतनी सारी कंपनीज की जरूरत क्यों है? मतलब प्राइवेट पब्लिक तो ठीक है, फिर बाय शेयर्स बाय गारंटी अनलिमिटेड, फिर मुझे कहना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट कंपनी की कंडीशन पूरी करे तो गवर्नमेंट भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चों सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है ये। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोका कोला कोक ने बनाई तो फिर उसने फैंटा क्यों बनाई? एक ही कोल्ड ड्रिंक थी। बोलो बच्चों। अगर HUL ने, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पेप्सोडेंट उसी का, क्लोजअप उसी का, कोलगेट उसी का मान लो, तो अगर एक टूथपेस्ट बनाया ही है कोलगेट, ये एक टूथपेस्ट बनाया ही है क्लोजअप, तो भाई पेप्सोडेंट दे। इतनी सारी कंपनियों को का ऑप्शन क्यों? सबसे पहली बात पूछो, जो गवर्नमेंट है वो आपको चॉइस देना चाहते हैं। किस बात की चॉइस देना चाहते हैं बच्चों? कि अगर आपको आपके पर्पस के हिसाब से आप कंपनी बनाएं, अगर आपको लगता है आपके लिए OPC ठीक है तो आप OPC बनाएं, आपके लिए प्राइवेट ठीक है तो आप प्राइवेट बनाएं, आपके लिए पब्लिक ठीक है तो आप पब्लिक बनाएं। दैट इज यूर चॉइस। आप अपनी चॉइस के बेसिस पर बच्चों क्या करें? कंपनी को रजिस्टर करें। तो बेसिक फंडा बच्चों सबसे बड़ा वो यही है, टू मेक अवेलेबल चॉइस टू द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर अर्थात कौन? जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है, उसके पास चॉइस होनी चाहिए कि वो अपनी आवश्यकता अनुसार कंपनी सेलेक्ट करे। मेरी बात बन समझ में आती है? और कंपनीज एक्ट में जो प्रोविजंस है बच्चों, जो भी अपन पढ़ने वाले हैं कंपनी, ये सब ऑल प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट दे टेक कलर्स फ्रॉम द टाइप्स ऑफ। मेरी बात समझ में आई? वैसे तो जो प्रोविजंस हैं वो हर तरह की कंपनी के लिए सेम रहते हैं, मतलब रजिस्टर्ड कंपनी के लिए सेम रहते हैं, चाहे प्राइवेट हो पब्लिक हो। बट कई प्रोविजंस बच्चों प्राइवेट पब्लिक के बेसिस पर डिफरेंशिएट हो जाते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स बाय गारंटी अनलिमिटेड के बेसिस पर डिफरेंशिएट हो जाते हैं, होल्डिंग कंपनी के बेसिस पर डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस है बच्चों वो किसके बेसिस पर चेंज होते हैं? दे टेक कलर्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कंपनी दे आर। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों जो समझ में आनी चाहिए वो है कि इतनी सारी कंपनीज जो कंपनीज एक्ट में दी गई है उनको बनाने का एक ही पर्पस है बच्चों, वो है टू मेक यू अवेलेबल चॉइसेस, और दूसरा टू अप्लाई लॉज डिफरेंटली टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। क्योंकि गधे घोड़ों को एक साथ बेचा नहीं जा सकता, ये बात आपको समझनी है। करेक्ट है? तो हमने वाई सच नंबर ऑफ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहला, टू मेक choices available to the stakeholders। स्टेक होल्डर्स को चॉइस अवेलेबल करवाना है दोस्तों। स्टेक होल्डर्स को चॉइस अवेलेबल करवाना है कि कौन सी कंपनी हम हमारे हिसाब से बनाना चाहेंगे। दूसरा, टू अप्लाई कंपनीज एक्ट या प्रोविजंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज।
ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा बच्चों क्या करने का, इस तरह की कंपनीज को लाने का। ठीक है, तो आज बेसिक बातें अपन ने जो कर ली बच्चों, वो कौन कौन सी, ध्यान से सुनना। सबसे पहले कि इंडिया में हम कंपनीज एक्ट को लगाने से पहले इस बात को लेकर अश्योर हो जाए कि इंडिया में कितनी तरह की कंपनीज होती है। मेरी जॉब रजिस्टर्ड कंपनी में लगी तो ही कंपनीज एक्ट का ज्ञान मेरे काम आए। अगर मेरी जॉब स्टेशनरी कंपनी में लग गई तो फिर कंपनीज एक्ट का ज्ञान मेरे काम नहीं आएगा, जब तक कि स्टेशनरी कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया, तब तक कभी भी कंपनीज एक्ट का ज्ञान अप्लाई नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो सर व्हाट अबाउट फॉरेन कंपनीज? फॉरेन कंपनीज पर कंपनीज एक्ट लगता तो है पर बहुत लिमिटेड। तो अगर मैं कुछ भी बात कहूं आज के बाद कि भैया कंपनी में ये होना चाहिए, तो आई एम डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट रजिस्टर्ड कंपनी। कंपनीज एक्ट उन्हीं पर लगे। ठीक है, तो हम कंपनीज एक्ट को पढ़ रहे हैं, हम कंपनी लॉ को पढ़ रहे हैं ओनली फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेटर द रजिस्टर्ड कंपनीज एंड एप्लीकेबल प्रोविजंस देयर। दूसरा, सर इस कंपनीज एक्ट को जो हमारे सिलेबस में 11 चैप्टर्स में दिया हुआ है पार्ट 1 के, उसमें उस कंपनीज एक्ट में क्या है बेसिकली? तो हमने कहा देयर वर, जब कंपनीज एक्ट इनैक्ट हुआ तो 470 सेक्शंस, और एट द टाइम ऑफ इनैक्टमेंट जितने सेक्शंस होते हैं बच्चों वही काउंट, बाद में अमेंडमेंट से कम हो गए, बाद में अमेंडमेंट से बढ़ गए, डजंट। तो आपको जो रिलेवेंट है वो है 470 सेक्शन, जो कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है बच्चों? 29 चैप्टर्स। ठीक है, 7 शेड्यूल्स। सर इन में से मेरे सिलेबस में कितने हैं? तो मैंने कहा 11 चैप्टर्स। कितने? 11 चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में है बच्चों। सब पूरे के पूरे, पूरे के पूरे। फिर इस हिस्से में एलएलबी और मिलेगा, पर ठीक है एलएलबी की भी बात करेंगे आगे, हम और आगे बढ़े। तो मामला कहां पहुंच गया बच्चों? मामला इस बात पर पहुंच गया कि हम रजिस्टर्ड कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं। तो ये रजिस्टर्ड कंपनीज बच्चों कितने तरह की, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज, या इन रजिस्टर्ड कंपनी को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। तो ये रजिस्टर्ड कंपनी या तो प्राइवेट है या पब्लिक है, ये फॉर श्योर है। बिना प्राइवेट और पब्लिक सिलेक्ट किए आप कभी भी रजिस्टर्ड कंपनी नहीं हो सकते। तो पहला बाइफर्केशन तो आपको प्राइवेट और पब्लिक का ही करना। अगर प्राइवेट सिलेक्ट किया तो एट द सेम टाइम आपको एक और चॉइस मिलेगी, कौन सी? ओपीसी की। फिर आपको टिक करना है कंपनी को रजिस्टर करते समय बच्चों कि लिमिटेड बाय शेयर्स बनाओगे, बाय गारंटी या अनलिमिटेड। इन सबको आप डिटेल में पढ़ना शुरू करें। और बच्चों वही इनकी कंडीशंस से भी समझना है कि ऐसी कौन सी कंडीशन प्राइवेट पब्लिक पूरी करे बच्चों, ताकि वो एट द सेम टाइम स्मॉल हो जाए, होल्डिंग हो जाए, सब्सिडरी हो जाए, सेक्शन 8 हो जाए, ये सब। और अगर लिस्टेड कंपनी की कंडीशन पूरी करे तो वही कंपनी मेरी लिस्टेड है, अदरवाइज इट विल ऑलवेज रिमेन अनलिस्टेड। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये बात मैंने क्यों इतने टाइप्स ऑफ कंपनीज समझाई हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट में हम स्टेक होल्डर्स के रूप में वी शुड हैव चॉइस कि कौन सी कंपनी इनकॉर्पोरेट। और दूसरा बच्चों, हम डिफरेंट प्रोविजंस को डिफरेंट तरीके से लगा पाए, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। क्लियर है ये चर्चा? बताओ बच्चों। अब सर प्राइवेट कंपनी अगर मुझे बनानी है, रजिस्टर करनी है, तो मुझे कौन सी कंडीशंस पूरी करनी है? वैसे तो बच्चों रजिस्टर करते समय वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है जो कंपनीज एक्ट, पर इनके डेफिनेशंस में कुछ रिक्वायरमेंट दे रखी है, वो डेफिनेशंस हमें पढ़नी है। अब प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बच्चों कहाँ दे रखी है? क्योंकि कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट पूरी करें और उसके बाद बाकी की रिक्वायरमेंट पूरी करें ताकि कंपनी रजिस्टर हो जाए। तो बच्चों पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन,
या पहले प्राइवेट की देख लें, 2 क्लॉज 68 में दे रखी, पढ़ेंगे डिटेल में, पर 2 क्लॉज 68। ओपीसी की जो डेफिनेशन है वो 2 क्लॉज 62 में दे रखी। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन 2 क्लॉज 71 में दे रखी। सर क्या ये सारे के सारे सेक्शंस याद करने पड़ेंगे क्या? हो जाते हैं, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, बरोबर है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप होते चले जाएंगे। और एक बात तय है बच्चों, बीइंग अ प्रोफेशनल हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और जब तक बच्चों थ्योरी के साथ नंबर कनेक्ट नहीं किया ना, मैंने पहले भी बताया था, जब तक थ्योरी के साथ नंबर कनेक्ट नहीं किया, लॉन्ग टर्म तक उसे रिटेन कर ही नहीं पाएंगे अपने को। तो अपने को तो बिल्कुल करना है, शुरुआत से ही करना है, लॉ में भी स्कोर करना है, सिर्फ अकाउंट, फिर सिर्फ एफएम, सिर्फ कॉस्ट, सिर्फ ऑडिट, सिर्फ टैक्स नहीं, लॉ में भी। तो अब की बार 80 पार इन लॉ, टारगेट तो यही लेके चलना है। सर आप क्यों मजाक कर रहे हो? आप मेहनत करो, आएंगे। यही कंपनी जो प्राइवेट पब्लिक के रूप में रजिस्टर हो गई, वो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, बाय गारंटी होती है। तो आखिर लिमिटेड बाय शेयर्स कौन सी कंपनी होगी, ये भी अपन देखेंगे, जो कहाँ दे रखी है 2 क्लॉज 22 में। लिमिटेड बाय गारंटी 2 क्लॉज 21 में। अनलिमिटेड कंपनी 2 क्लॉज 92 में। और सर यही कंपनी अगर स्मॉल कंपनी बनना चाहे तो कौन सी कंडीशन है, ये भी देखेंगे अपन। स्मॉल कंपनी बनने के लिए कौन सी कंडीशन पूरी करनी पड़ती है, 2 क्लॉज 85 में। होल्डिंग कंपनी 2 क्लॉज 46 में। सब्सिडरी कंपनी 2 क्लॉज 87 में। एसोसिएट कंपनी 2 क्लॉज 6 में। गवर्नमेंट कंपनी 2 क्लॉज 45। निधि कंपनी सेक्शन 406 में रिक्वायरमेंट दे रखी, निधि कंपनी बनने के लिए क्या जरूरत है। डॉर्मेंट कंपनी सेक्शन 455 में बता रखा है कि डॉर्मेंट कंपनी कौन सी। सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कंपनी सेक्शन 186 में बता रखा है। इन्वेस्टिंग कंपनी एज सच बता नहीं रखा, बट 2 क्लॉज 76 में समझ सकते हैं कि इन्वेस्टिंग कंपनी कौन सी, ठीक है। और लिस्टेड कंपनी अगर है तो 2 क्लॉज 52 में है, अदरवाइज ऑलवेज अनलिस्टेड। इनको 1 बाय 1 अपने को बच्चों समझना है, ताकि हम क्या कर पाए, इनकी रजिस्ट्रेशन से पहले कौन कौन सी कंडीशंस हैं समझ लें, कौन कौन से प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट में जो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कंपनीज बदलते हैं वो समझ लें, ताकि एक बेहतर कंपनी को सिलेक्ट कर पाए, प्राइवेट इनकॉर्पोरेट करना है या पब्लिक। कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में लग रहे हैं, मेरी बात समझ में आती है। तो कंपनीज एक्ट टेक कलर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कंपनीज, और यही टाइप्स ऑफ कंपनीज अगर मेरी क्लियर नहीं है तो मैं जो भी कंपनीज एक्ट में बच्चों पढ़ने वाला हूं वो सब सेंसलेस। तो सबसे पहले मुझे अगर बाइफरकेट करना है कि जिस कंपनी के बारे में मैं कंपनीज एक्ट पढ़ रहा हूं वो कंपनी कौन सी है, क्योंकि कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस टाइप्स ऑफ कंपनीज पर बदलते हैं। तो ये बाइफरकेट करना, पहले ये डिटरमाइन करना बच्चों कि मेरी कंपनी कौन सी है, ये बहुत जरूरी है। अगर ये क्लियर तो बताओ बच्चों, प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के क्या हैं, किस तरह से लगेंगे, वो क्लियर। बेहतर क्वेश्चन का बेहतर आंसर, ठीक है। तो सबसे पहली बात दैट वी शुड बी क्लियर अबाउट कि कंपनी कौन सी है, ताकि हम कंपनीज एक्ट का प्रोविजन डिटरमाइन करें कि कौन सा प्रोविजन। अब इससे पहले बच्चों कि हम आगे बढ़े, कंपनीज एक्ट में जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड कंपनी है, ये बात 2 क्लॉज 20 में दे रखी है। कहां पर? 2 क्लॉज 20 में दे रखी, ठीक है। तो कल बच्चों अब हम शुरू करेंगे इसमें आगे और कि कंपनीज
रजिस्टर्ड कितने प्रकार की हैं, इनको डिटेल में पढ़ना है कि प्राइवेट बनाऊं तो क्या करना है, पब्लिक बनाऊं तो क्या करना है, किस तरह से बाकी के प्रोविजंस मुझे लगाने हैं, मुझे स्मॉल बनना है तो कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन और बेसिक चैप्टर, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो आपके मन में है पहले मैं वो आंसर कर दूं, और उसके बाद बच्चों अपन कल अर्थात नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। एक बेसिक क्वेश्चन जो आप लोगों को मन में होगा सर कि ठीक है सर, नोट्स बना लेंगे, ये सब कुछ कर लेना है, बहुत अच्छे से बनाना है। तो पहला सर, कॉपी कितने पेजेस की बनानी है? कॉपी आपकी खुद की कॉपी बच्चों जो आपको पढ़ना है रेगुलर बेसिस पर, इट शुड बी अराउंड 300 पेजेस, 300 पेजेस की कॉपी आपको बनानी है। ओवरऑल कर दूंगा मैं कंप्लीट, ठीक है सर। क्या मटेरियल मिलेगा बच्चों? मटेरियल प्लस Q&A, जिसमें आज सारे RTP MTP आपने ये सॉल्व कर लिए तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको सर कोर्स कंप्लीशन दोस्तों इट वुड टेक अराउंड 160 आवर्स, 5 to 10 hours plus minus 160 hours it would take to complete the whole law, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, पर्पस इज नॉट जस्ट टू मेक यू पास, ठीक है। पर्पस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड, मेक यू स्कोर 70+ एटलीस्ट इन लॉ, ठीक है। तो जो डर है कहीं ना कहीं उसको हम खत्म करना चाहते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि यही है जो आगे काम आएगा, यही समझना जरूरी है। तो ये 160 आवर्स अराउंड बच्चों बहुत इफेक्टिवली, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि अपन कंपनी लॉ, LLB, फेमा, पूरे अदर लॉस तड़ निपटा लें। कैसे दोस्तों? तड़, ठीक है। इसके अलावा सर और कुछ सफिशिएंट? और कोई क्वेश्चन? आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ फास्ट पर फैकल्टी के पर्सनल नंबर्स भी बच्चों के पास होते हैं, तो 9425435028 दिस इज़ माय मोबाइल नंबर, ठीक है। एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं, कॉल करोगे तो उठा पाना थोड़ा सा रिलेटिवली मुश्किल होता है हर समय, तो आप मैसेज कर देना, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। बट वेन एवर आई विल बी फ्री आई विल बी कॉलिंग, ठीक है। और कोई प्रश्न है बच्चों तो बताएं। एनी अदर क्वेश्चन यू पीपल हैव? बोले बच्चों। सर लॉ बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान, यू विल फील इट, सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ, बहुत आसान है, बस यू हैव टू बी रेडी टू लर्न, ठीक है। सीखने के लिए हमेशा तैयार होना है, क्यों? क्योंकि अगर एक लॉ पढ़ते सीख गए बच्चों तो डेफिनेटली वो इनकम टैक्स पढ़ते समय भी बहुत मदद करेगा आपको, वो इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते समय भी बहुत मदद करेगा, थ्रू आउट इन लाइफ इट वुड बी हेल्पफुल, ठीक है। तो बहुत शिद्दत से पढ़ना है बच्चों, ठीक है। और कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों। तो आज के लिए करें पैकअप। चलिए बच्चों, मुलाकात करते हैं अब कल। थैंक यू वेरी मच।